नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भीतरघात की शिकायतों से उठे विवाद पर प्रदेश संगठन से रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश महामंत्री संगठन से इस संबंध में पूरा ब्यौरा देने को कह चुके हैं। वहीं चुनाव लड़े तब भी सभी प्रत्याशियों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह की शिकायत केवल पार्टी फोरम पर ही करेंगे। सभी को मीडिया में बयानबाजी न करने की हिदायत दे दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर लक्सर से विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी है। इसमें गुप्ता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। गुप्ता के बयान के बाद काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने भी भीतरघात का मुद्दा उठाया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फक्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार भीतरघात की खबरें सामने आ रही थी और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है तो आपको बता दें कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को बीजेपी की तरफ से हिदायत दे दी गई है कि वो किसी भी तरह की शिकायत केवल पार्टी फोरम पर ही करेंगे। सभी को मीडिया में बयानबाजी ना करने को लेकर भी हिदायत दी गई है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर लक्सर से विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी। इसमें गुप्ता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक पर हराने की साजिश करने का आरोप लगाते नजर आए। गुप्ता के बयान के बाद से काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत से विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने भी भीतरघात का मुद्दा उठाया और अब भीतरघात का मुद्दा उठने के बाद बीजेपी की तरफ से ये सभी प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उसको पार्टी फोरम पर इसमें के बारे में बात की जाए और इस तरीके से मीडिया के सामने बयानबाजी ना की जाए। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर पार्टियों के बीच से सामने आती रहती हैं, जहां पर कोई उम्मीदवार नाराज होता है तो किसी को कोई परेशानी होती है या कोई भी बात होती है और इसको लेकर पार्टी की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि इन मुद्दों को सुलझाया जा सके। और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से अपने प्रत्याशियों को ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भी परेशानी है तो उसे ऐसे ही उठाने की बजाय पार्टी फोरम पर उसके बारे में बात करें, अपनी परेशानी को पार्टी के सामने रखा जाए बजाय कि मीडिया के सामने इस तरीके की बयानबाजी करने के। और आपको बता दें कि लक्सर से विधायक की तरफ से ये आरोप लगाया गया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर कि वो उन्होंने हराने की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ और लोग भी इस मामले को लेकर सामने निकल कर आए हैं, बीजेपी के कुछ और विधायक भी हैं
जिनकी तरफ से भीतर घात का आरोप लगाया गया है। ऐसे में पार्टी के आलाकमान के लिए बहुत ज़रूरी बात यह हो जाती है कि वो किस तरीके से इस पूरे मसले को, जब मतदान हो चुका है और ऐसे में अब फैसले की घड़ी का हर किसी को इंतजार है, तो ऐसे में अब आलाकमान इस पूरे मसले को किस तरीके से संभालता है। उत्तराखंड की मातृशक्ति ने मतदान करने में पूरा उत्साह दिखाया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.60% थी। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 65.37% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने 67.20% मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 62.60% मतदान किया। मतदान में कुल 81,72,173 सामान्य और 94,471 सेवा मतदाता थे। सामान्य मतदाताओं में से कुल 53,42,462 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कुल मतदाताओं का 65.37% है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस साल 0.19% कम मतदान हुआ है। साल 2017 में 65.56% मतदान हुआ था, तब महिलाओं का मतदान प्रतिशत 68.72% और पुरुषों का 61.11% था। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ये प्रतिशत पहले भी ज्यादा रहा है और इस बार भी महिलाओं ने इसमें पूरा मोर्चा मारा है और आगे बढ़कर जो है महिला देश की आधी आबादी, राज्य की आधी आबादी यहाँ पर पहुंची और उनकी तरफ से मतदान किया गया। खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल महिलाओं ने किया। 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ और इस मतदान के दौरान महिला मतदाताओं की तरफ से ज्यादा मतदान किया गया। 67.20% मतदान रहा महिलाओं का। वहीं रानी पोखरी में जाखन नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के लिए शासन की ओर से तमाम स्वीकृतियां के अलावा केंद्रीय सड़क निधि और राज्य योजना से करीब 19.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 18 महीने में बनने वाले 280 मीटर लंबे पुल को 6 महीने के भीतर तैयार कर दिया जाएगा। 7 जनवरी से पुल का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। बीते साल 27 अगस्त को भारी बारिश के चलते उफान पर आई जाखन नदी के वेग में पुल ढह गया था। साल 1964 में बना ये पुल 57 साल बाद 2 अलग अलग हिस्सों में टूट गया था। इसके बाद यहां पर कई दिनों तक यातायात बाधित रहा। शासन के सामने पुल को जल्द से जल्द बनाने की चुनौती थी और ऐसे में इस चुनौती को पार पाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 जनवरी को पुल का काम दोबारा शुरू हो चुका है और ऐसे में अब स्थिति ये है कि दोबारा से रानी पोखरी पुल बन रहा है। वहीं रुड़की में खनन माफियाओं को प्रशासन का कोई भी डर नहीं। मामला रुड़की के टोडा अहतमाल गांव का है, जहां आज सुबह सैकड़ों साल पुराने मंदिर में खनन माफियाओं ने मंदिर की भूमि में अवैध तरीके से जबरन मिट्टी उठाने आए और मंदिर के महंत से इसका विरोध किया तो खनन माफियाओं ने महंत पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। हालांकि इस हमले में महंत बाल बाल बच गए, लेकिन इसके बाद भी खनन माफियाओं ने महंत को जान से मारने की फिर कोशिश करते हुए महंत पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद महंत ने थाने में तहरीर देकर आरोपी खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले के संज्ञान में लेते हुए जांच आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर चुकी है और जांच शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि खनन माफियाओं की तरफ से ये बड़ी जो है वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, जहां महंत पर हमला किया गया और वो भी एक बार नहीं 2 बार। दूसरी बार ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश महंत पर की गई और खनन माफियाओं की वजह से जिस तरीके से प्रशासन वो लगातार कोशिश कर रहा है इन खनन माफियाओं को रोकने की, ऐसे में जब ये मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं सख्ती से कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खनन माफियाओं की तरफ से महंत पर हमला किया गया। मंदिर से अवैध खनन के लिए पहुंचे थे, जब वहां पर महंत की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन पर जानलेवा हमला किया गया और एक नहीं 2 बार हमला किया गया है। तो ऐसे में सवाल प्रशासनिक अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं कि इस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले आखिर क्यों बुलंद हैं।
4:30 बजे के करीब मुझे आभास हुआ कि जैसे फिर से कोई मिट्टी उठा रहा है। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी को लेकर के और घूम करके उस तरफ आया और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि धुंध है, कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैं बाहर आया वहाँ पर एक लड़का चाकू से इसका मुंह ढका हुआ था और चाकू हाथ में लेकर के कि इस पंडित ने रोज़ का बात बना दी है, मेरी तरफ जैसे दबेगा। मैंने दोबारा से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के दरवाजे को खोल के मैं अंदर घुस गया और मैंने फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ाया, जिस तरफ खनन होता है उस तरफ गया। तो इतने में ये लोग भाग गए जो बाइक में थे और वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर में कोई नहीं था। फिर जब मैंने अपने गांव वालों को फ़ोन किया, हमारे गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी आए, तो तब वो 3 लोग निकल करके आए जो कि जान उसकी वो कर रहे थे। और उन्होंने 2 बार जब हम लोग वहाँ से नहीं हटे, रास्ते में हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने अपनी सारी ट्रॉली खाली कर दी जो भरी हुई थी। और ट्रॉली खाली करके नौशाद पुत्र मोटा निवासी जलालपुर ने पहले तो ट्रैक्टर से हमें डराने की कोशिश करी गाड़ी की तरफ। जब हम नहीं हटे तो उसने ढलान पर अपना ट्रैक्टर डाल करके, और जब हमने देखा कि भाग रहा है तो हमने रोकने की कोशिश करी तो उसने हालूमाजरा गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। सालों पहले बने इस उपकेंद्र को बनाया गया था और गांव में गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए उपकेंद्र पर ही जाना पड़ता है, मगर कुछ दिन बाद ये उप स्वास्थ्य केंद्र खंडर में तब्दील हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में तालाब ज्यादा नजर आता है। सालों से उपकेंद्र न खुलने से अब ग्रामीण महिला गांव में बने बारात घर में ही स्वास्थ्य कर्मियों से दवा लेने को मजबूर है। कुछ महिलाओं का कहना है कि कई बार तो एएनएम का भी आने का पता नहीं लग पाता, जिस वजह से महिलाओं और बच्चों को भगवानपुर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए जाना पड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि आला अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन जल्द ही केंद्र को चालू करने का आश्वासन दे दिया गया, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सामुदायिक केंद्र कम नजर आ रहा है, स्वास्थ्य केंद्र कम नजर आ रहा है, जबकि वहां पर आसपास तालाब ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खंडर की स्थिति में जो है ये पूरी बिल्डिंग है और ऐसे में ना तो यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं और ना ही किसी तरीके का फायदा लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंच पा रहा है। जी आपके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, क्या आप कभी दवाई लेने गई? ना जी, इसमें रास्ता ही नहीं जाने के लिए। अच्छा। और पानी काफी दिनों से भरा हुआ है, जब से अस्पताल बनी हुई इसमें किसी ने गौर ही नहीं की इसमें कहीं रास्ता है या नहीं है। बना के तैयार तो कर दिया, पर जाने का रास्ता देखा नहीं, कहाँ पे जाया जाएगा। इसमें रास्ता बनाओ। जब सरकारी दवाई लेने के लिए आवे वे क्या ना एनम कभी मंदिर पे बैठती है, कभी कहीं और बैठती है, कभी किसी के घर बैठती है। किसी को पता लगता है, किसी को नहीं लगता। अच्छा, जो महिलाएं हैं वो दवाई लेने कहाँ जाती हैं अगर इमरजेंसी हो जाए? इमरजेंसी हो जाए तो या तो भगवानपुर ही जाना पड़ेगी। क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी अस्पताल खुल जाए, सबका फायदा हो जाए, इसमें रास्ता बने। मुझे 100 केस बन के रह गया है, चारों तरफ पानी है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो। गर्भवती महिला अभी 15 से 20 मिनट हो जाए कोई उपचार कराने नहीं हो रहा। देखिए, मुझे ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में है कि जो हमारा उपकेंद्र हालू माजरा है उसके चारों तरफ खेत हैं और वो बहुत पहले ये बना था, उस वक्त वहाँ रास्ता था, लेकिन अब किसी कारणवश वहाँ ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया, जिसकी पूरी सूचना हमारे उच्चाधिकारियों को है। जहाँ तक उम्मीद है मार्च 2022 के अंत होते होते जिला योजना के तहत इसका निर्माण, रास्ते का जो निर्माण है वो हो जाएगा। मैं मामला भी कुछ दिन पहले आया था, तो जिसकी जानकारी मैंने अपने उच्चाधिकारियों को दी थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। मार्च 2022 तक वहाँ रास्ता बन। वहीं गोमती नदी किनारे बाग में महिला का शव दिखाई पड़ने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस की तरफ से वृद्ध काफी समय से बीमार चल रहा था, ये जानकारी मिली है और बताया गया है कि वृद्ध को बताया जा रहा है कि वृद्ध को रोजाना की तरह चाय देने वाला चाय देकर गया और वहीं वृद्ध नदी किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर मृतक के परिजनों को सूचना दे रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इस अधेड़ की
जो है मौत कैसे हुई है, शव मिलने से हालांकि इलाके में सनसनी का माहौल जरूर है। वहीं पुलिस ने परिवार को इसकी जानकारी दे दी है और आगे भी जांच की जा रही है। सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत आखिर क्यों हुई है। ये बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह ही उनका पूरा जो दिनचर्या थी वो रही। चाय वाला उन्हें चाय दे के गया, लेकिन वो नदी किनारे पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को उसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वृद्ध है जो आदमी है यहाँ पर जो मृत्यु पाया गया, तो देखा तो कोई लोग ने कहा सही तो अच्छा खासा वैसे कई दिन से बीमार था, चाय पीने रोज एक साथी वो चाय देने आते थे, आज भी वो चाय देने आए तो देखा कि मृत्यु, हमने उसको ठीक से हमने देख लिया तो उसको कहीं चोट ऐसी नहीं है कि किसी ने मारा, संदिग्ध नहीं है। इनके घर वालों को सूचना दे देंगे, तागोला कांडे के रहने वाले हैं, सूचना दे दिया गया है। कई बार ऐसे ही टहलते हुए देखा, ऐसा कोई इसमें आपराधिक ऐसा मामला नहीं है कि इसमें से कोई कार्रवाई की जाए। सिर्फ एक सूचना पर पुलिस ने अपना जो कर्तव्य पालन किया, देखा, उसके कपड़ा लगा दे दिया, घर वालों को बता दिया, घर वाले आएंगे और ले जाएंगे। क्या नाम है सर? डोईवाला निवासी काजल लोधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। जीतकर लौटी काजल का डोईवाला पहुंचने पर उत्तराखंड क्रांति दल और स्थानीय लोगों की तरफ से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि डोईवाला की रहने वाली काजल लोधी ने 3 किलोमीटर की इंडो नेपाल दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का ही नहीं बल्कि भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने ये दौड़ मात्र 11 मिनट 36 सेकेंड में पूरी कर ली और जीत हासिल कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। काजल लोधी अभी तक 35 बार मैराथन और अन्य दौड़ में हिस्सा ले चुकी हैं और राज्य स्तर से लेकर नेशनल स्तर पर परचम लहरा चुकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद न मिलने पर ये प्रतिभा मायूस भी है। मीडिया के सामने बात करते हुए काजल ने बताया कि अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं दी गई। हालांकि उत्तराखंड में खेल नीति तो बना दी गई, पर खेल प्रतिभाओं को राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन अभी तक मिलना शुरू नहीं हो पाया है। मैंने 11:36 का रिकॉर्ड बनाया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है वहाँ पर। मैं 35 से रेस जीत चुकी हूँ मैं, और 3 मैं हाफ मैराथन जीत चुकी हूँ, उसमें भी गोल्ड है मेरा। क्या कहेंगे? अभी तक कोई स्पोर्ट्स की तरफ से कोई भी या मतलब सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। भगवानपुर क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार देखा जा रहा है, जिसमें ग्रामीण दहशत का जो ग्रामीण है उनमें दहशत का माहौल है। ऐसा कई बार हुआ कि जब गुलदार गांव में देखा गया। हाल ही में गांव छापुर के खेतों में फिर से गुलदार दिखाई दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं गुलदार के खेतों में देखे जाने की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी है। आपको बता दें कि ग्रामीण काफी डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि गुलदार दिखाई दिया और इसकी जानकारी हालांकि वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। और ये पहली बार नहीं है कि जब गुलदार दिखाई दिया, इससे पहले भी गुलदार के सामने आने के कई और मामले सामने आ चुके हैं। माइनस तापमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ते इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इन जवानों के साहस को सलाम कर रहा है। जवानों के घुटने तक बर्फ है और वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रही हैं। बता दें कि आईटीबीपी जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तराखंड हिमालय के आसपास शून्य से नीचे के तापमान में गश्त कर रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर जवान पहरा दे रहे हैं। एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीमा के अलावा नक्सल विरोधी अभियानों समेत अन्य ऑपरेशन में तैनात किया जाने वाला आईटीबीपी देश का अग्रणी अर्धसैनिक बल है। आईटीबीपी जवानों को बहुत ज्यादा ठंड की स्थिति में उत्तराखंड के सीमावर्ती स्थान पर 0 से 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ट्रेन किया जाता है। यही नहीं, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए ये बल हमेशा तत्पर रहता है। इस बल के जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। ये वीडियो देखिए, इसको देखकर आप भी इन जवानों के साहस को सलाम करेंगे। कैसे रस्सी के सहारे आईटीबीपी के ये जवान एक दूसरे को साथ लेकर जाते हुए पहरा दे रहे हैं, देश की रक्षा में आगे खड़े हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमवीर कहे जाने वाले आईटीबीपी के ये जवान कहीं ना कहीं देश के उन लोगों के सामने साहस का वो प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी हम सबको शायद जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बर्फ का एक नजारा आपने ये देखा, तो वहीं बद्रीनाथ धाम भी इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है। आस्था पथ पर करीब 4 फीट तक बर्फ जमी है। यदि दोबारा मौसम खराब होता है तो यात्रा काल में तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ के साथ ही बर्फ के भी नजदीक से दर्शन कर सकेंगे। बीते दिनों लगातार 3 दिनों तक हुई बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम चारों तरफ से बर्फ से ढक गया। वहीं केदारनाथ धाम में भी इन दिनों 6 से 8 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि अन्य स्थानों पर 12 से 15 फीट तक बर्फ का ढेर लगा है। भारी बर्फ के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। केदारनाथ में बर्फबारी होने वाले नुकसान का अगर जायजा लिया जाएगा तो जल्द ही जल्द एक टीम केदारनाथ जाएगी। मौसम ठीक रहा तो मार्च के तीसरे सप्ताह से बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से आगे माणा गांव तक सड़क पर मोटी बर्फ की चादर बिछी है। करीब 5 जगहों पर बड़े बड़े हिमखंड हाईवे पर पसरे पड़े हैं, जिन्हें हटाने के लिए इन दिनों सीमा सड़क संगठन की जेसीबी लगी है। बद्रीनाथ धाम में विजयलक्ष्मी चौक, GMVN परिसर से लेकर माणा रोड तक बर्फ बिछी हुई है। देहरादून मसूरी मार्ग पर किमाड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि कार चालक खाई में गिरने से पहले बाहर कूद गया और उसकी जान बच गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। चालक ने बताया कि कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उसने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया और कार खाई में गिरने से पहले कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस का कहना है कि चालक सुरक्षित है और घटना की जाँच की जा रही है। तो चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।